नमस्कार मित्रों, नवनिर्माण एकेडमी में मैं दिनेश गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं मित्रों आप? उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आज की जो क्लास है दोस्तों, उसमें संवैधानिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनमें से 2-3 निर्णयों की हम बात करेंगे, 2-3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की हम बात करेंगे। आपको इसको पढ़ के बहुत आनंद आएगा मित्रों। जैसा टॉपिक में लिखा है ऊपर, नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक अधिकारों पर वरीयता। नीति निर्देशक तत्व आपको ज्ञात है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में रखे गए हैं, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। और मित्रों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में रखे गए हैं, अनुच्छेद 12 से और अनुच्छेद 35 तक। ये तो रही पुरानी बात मित्रों। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश में, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश में कुछ निर्णय दिए गए और हमारी विधायिका के द्वारा कुछ इस तरीके के संविधान संशोधन किए गए जिनसे कि ये कहा गया कि मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की वरीयता होगी। ये कब किया गया उसको जानने से पहले आपको अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39 गए, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 और 25वां संविधान संशोधन जानना होगा मित्रों। नीति निर्देशक सिद्धांतों के मैं अनुच्छेद 39 है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अनुच्छेद 39 गए मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 मौलिक अधिकारों में मैंने पढ़ाया था आपको। 25वां संविधान संशोधन की हम बात करेंगे और इनको आज और अधिक डिटेल में जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 ख की बात है। तो ये जो अनुच्छेद 39 ख है, इसमें लिखा गया है कि भौतिक संसाधनों का नियंत्रण एवं स्वामित्व। भौतिक संसाधनों का नियंत्रण एवं स्वामित्व, ये संविधान के शब्द हैं मित्रों। भौतिक संसाधनों का नियंत्रण एवं स्वामित्व की इस प्रकार व्यवस्था राज्य करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो। भौतिक संसाधनों का नियंत्रण और उनका स्वामित्व की व्यवस्था राज्य इस प्रकार से करेगा कि अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों का हित हो, अधिकाधिक लोगों का हित हो। अर्थात ऐसा ना हो कि भौतिक संसाधनों का नियंत्रण और स्वामित्व कुछ चंद लोगों के हाथों में रह जाए और वही लोग धनी हो जाएं, इसका समाज के अन्य वर्गों को कोई लाभ ना हो पाए। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य कानून बना सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 ख में ऐसा दिया गया है। और अनुच्छेद 39 ग में दिया गया है कि संपत्ति और उत्पादन के साधन, संपत्ति और उत्पादन के साधन, जो संपत्ति होती है और उत्पादन के जो साधन होते हैं, उनका केंद्रीयकरण इस प्रकार ना हो कि जिससे सार्वजनिक हानि हो जाए। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि जो संपत्ति है और जो उत्पादन के साधन है, संपत्ति और उत्पादन के साधन, संविधान की वर्डिंग को समझना मित्रों, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीयकरण ना हो ताकि सार्वजनिक हानि हो जाए। तो ना तो संपत्ति और ना उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकृत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए राज्य कानून बनाएगा, विधायिका कानून बनाएगी मित्रों। अब यहां पर बार बार शब्द आ रहा है विधायिका, इसका उल्लेख हम बाद में करेंगे। जब हम राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पर विधायिका शब्द का उल्लेख आएगा। यहां पर आप इतना समझ लीजिए कि विधायिका क्या है। बेसिकली मोटे तौर पर विधायिका उस संस्था को कहते हैं जो विधि बनाती है, अर्थात कानून बनाती है। भारत के संविधान के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाएगी। तो यहाँ विधायिका से मतलब है संसद और विधि से मतलब है कानून। यहाँ पे संक्षेप में समझ लीजिए कि भौतिक संसाधनों का नियंत्रण और स्वामित्व कुछ लोगों के हाथों में ना हो, संपत्ति के साधन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण कुछ हाथों में ना हो। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं 39 ख में भौतिक संसाधन, 39 ग में संपत्ति और उत्पादन की बात है। इनको ध्यान में रखते हुए विधायिका कानून बना सकती है ताकि ये सब चीज कुछ लोगों के हाथों में ना चली जाए, ताकि समाज के कुछ अन्य वर्गों का भी लाभ हो सके। मित्रों, इसको ध्यान में रखते हुए विधायिका कानून बना सकती है।
और हमारे अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में ये दिया गया है कि यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बनाएगी, यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स FR का मतलब मौलिक अधिकारों को न्यून करे, तो न्यायपालिका में उसे चुनौती दी जा सकती है, अर्थात उसे शून्य कर देगी। यदि कोई ऐसा कानून बनाएगी कि जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, तो न्यायपालिका उसको शून्य कर देगी, उसे न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर देगी, न्यायपालिका में उस कानून को चुनौती दी जा सकती है। मित्रों, ऐसा कहा गया है। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के आजाद होते वक्त ही सरकार के सामने, नेहरू जी के सामने ये संकट आया था कि जो जमींदार लोग हैं उनके पास बहुत अधिक जमीन है, जो राजा लोग हैं, राजे रजवाड़े हैं, उनके पास बहुत अधिक धन है और बहुत अधिक पैसा है। तो यदि उस जमीन को जो जमींदारों के पास है, यदि उस जमीन को जनता में बांट दिया जाए तो जनता का अधिक से अधिक भला होगा, और राजे रजवाड़ों को यदि खत्म कर दिया जाए तो भी जनता का बहुत अधिक भला होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने 25वां संविधान संशोधन कराया मित्रों, और 25वें संविधान संशोधन 1971 में हुआ, और 1971 के द्वारा इसमें अनुच्छेद 31 गे जोड़ दिया गया। याद रखना है, 25वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31 गे जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 31 गे में क्या कहा गया है कि यदि विधायिका अनुच्छेद 39 खे और 39 गे को ध्यान में रखते हुए को आगे बढ़ाने के लिए, अर्थात 39 खे और 39 गे को आगे बढ़ाने के लिए यदि विधायिका कानून बनाएगी, और उस कानून को बनाने में यदि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 रास्ते में आते हैं, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 यदि रास्ते में आते हैं, तो फिर न्यायपालिका में उन कानूनों को चुनौती नहीं दी जा सकती। दोबारा सुनिए, 25वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि यदि विधायिका ऐसा कानून बना सकती है जिससे कि अनुच्छेद 39 खे और 39 गे को आगे बढ़ाया जाए और वो मौलिक अधिकारों से टकराएं। बेसिकली अनुच्छेद 14 का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 19 का जिक्र किया गया है कि यदि उनके रास्ते में, कानून के रास्ते में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 आते हैं, तो इन दोनों के आधार पर इनके लिए बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात न्यायपालिका उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। ये 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 31 गे को जोड़कर बनाया गया। मौलिक अधिकार खोल के अनुच्छेद 31 गे आप देख सकते हैं, मैंने अपनी लास्ट क्लास में मौलिक अधिकार की में अनुच्छेद 31 गे लिखवाया है। तो यहां से आप क्लास का मूड मित्रों समझ गए होंगे कि आपको कॉपी पेंसिल लेनी पड़ेगी और आपको इसको लिखना पड़ेगा। जो कुछ मैं बोल रहा हूं, डाटा बहुत ज्यादा है, समझने के लिए भी बहुत ज्यादा है, तो आप उसे लिख लीजिएगा। आराम से पानी की बोतल रख लीजिए अपने पास। जहां आपको लगे कि डाटा ज्यादा हो गया है, वहां पे वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद फिर आप दोबारा से पानी पी लीजिए, घूम लीजिए और फिर आ जाइए निकल के। तो हमने अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39 के, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 और 25वां संविधान संशोधन 1971 कर लिया। यहां पर दो और मौलिक अधिकारों का उल्लेख आया है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19। मित्रों, आपको ये याद होगा, मैं यहां से मिटा देता हूं, यहां तक की व्याख्या मैंने कर दी है, मैंने यहां तक की भी व्याख्या कर दी है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, इन सब चीजों को हटा देते हैं कि अनुच्छेद 14, देखिए अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 में दो चीजें दी गई हैं। आपको याद आ रहा होगा तो मेरे साथ बोलिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है और आप हमारी क्लासेस कर रहे हैं, तो मित्रों ये समझ लेना कि अभी सफर बहुत लंबा है तुम्हारा। यदि आपको ये याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली अनुच्छेद 14 में, अगर आपको केवल विधि के समक्ष समानता याद आ रही है, तो समझ लेना कि सफर अभी बहुत लंबा है। आपको विधि के समक्ष समानता नहीं याद आनी चाहिए, आपको पूरा का पूरा याद आना चाहिए। पहला तो आना चाहिए,
पहला तो आना चाहिए समान कानून, समान कानून और विधि का समान संरक्षण, और विधि का समान संरक्षण। और यदि आपको ये सब चीज याद आ रही है कि समान कानून कहां से लिया गया है और विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया है, तो मुझे वीडियो के नीचे लिंक में मुझे लिखकर भेज देना, कमेंट कर देना कि गुरुजी यहां से लिया गया है, मैं समझ जाऊंगा कौन कौन बच्चे की तैयारी अच्छी चल रही है। तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 39 ख और अनुच्छेद 39 ग को संरक्षित करने के लिए यदि विधायिका कानून का निर्माण करेगी और उस कानून को बनाने में कानून के सामने समानता, समान कानून की बात आए या विधि का समान संरक्षण आए या फिर अनुच्छेद 19, तो मित्रों अनुच्छेद 19 की जब बात चले तो अनुच्छेद 19 की बात चलते ही अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 आपके माइंड में आनी चाहिए, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। और ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या हैं ये भी आपको याद आ जानी चाहिए। तो समझना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ये समझना होगा आपको, ये सीखना होगा, ये समझ पैदा करनी होगी हमको कि पिछली क्लासेस का हमें कितना कंठस्थ है, कितना याद है, कितना हम अच्छी तरीके से उसको समझ पाएं। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको बहुत हिदायत की जरूरत है, बहुत गाइडेंस की जरूरत है, फिर आपको एक मेंटोर की जरूरत है। मित्रों याद रखना इस बात को। अब यहाँ से हम आते हैं कि इनको अगर संरक्षित करने के लिए कानून बनाती है संसद और उसके रास्ते में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 यदि आते हैं तो इसके आधार पर उन कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी संदर्भ में जो अगली चीज आएगी, अगली चीज आएगी वो आएगी मित्रों केशवानंद भारती। केशवानंद भारती की बात आते ही केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केरल राज्य, बनाम केरल राज्य, या यही रहने दीजिए था। केशवानंद भारती का केस का जो निर्णय था 1973 में दिया गया और 1973 इस निर्णय में 25वें संवैधानिक संशोधन का समर्थन किया गया। इसका मतलब इसमें कह दिया गया कि हाँ 25वां संविधान संशोधन जो किया गया था वह सही है, उसमें जो बात कही गई है 39 ख और 39 ग के बारे में वह सही है। तो ये इसमें अगला चरण हो गया कि फिर इसको कब संवैधानिक रूप दे दिया गया। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ मित्रों। 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा था, यह इतना बड़ा था कि इसको मिनी संविधान कहा जाता है, कई बार ऐसा हुआ है। इसके द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। इसमें कहा गया कि भाग 3 पर वरीयता दी जाएगी। इसमें क्या बदलाव हुआ देखो, भाग 4 का मतलब पूरे भाग 4 को, पूरे भाग 3 पर। इससे पहले था कि अनुच्छेद 39 ख और 39 ग को ध्यान में रखकर कानून बनेगा और वह 14 और 19 में के खिलाफ जाएगा तो उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। मिनर्वा मिल्स में कहा गया कि हाँ 25वें संविधान संशोधन की बात बिल्कुल सही है, हम समर्थन करते हैं। लेकिन 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया 1976 में और इन्होंने कहा गया नहीं, संपूर्ण भाग 4 को ध्यान में रख के यदि कोई भी कानून बनाया जाएगा तो और वह अनुच्छेद भाग 3 के किसी भी मौलिक अधिकार के विरोध में जाएगा तो उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन यहां तक की बात कंप्लीट हो गई मित्रों। अगली चीज आती है मिनर्वा मिल्स का एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। मिनर्वा मिल्स का मामला आया, उसका सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया 1980 में। और 1980 में
42वें संविधान संशोधन में दिए गए निर्णय को मिनर्वा मिल्स मामले में कैंसिल कर दिया गया और यह कहा गया नहीं, यह कहा गया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 ग में जो बदलाव किया गया है वह संविधान के मूलभूत ढांचे को जो है चेंज कर देता है, मूलभूत ढांचे को भी परिवर्तित कर रहा है। इसलिए ये जो बात कही गई है इसमें ये कैंसिल है। मिनर्वा मिल्स के मामले में 1980 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये निर्णय को बर्खास्त कर दिया गया और इसमें यह निर्णय दिया गया, इसका मैं निर्णय लिख रहा हूं कि अनुच्छेद 39 ख और अनुच्छेद 39 ग को हमेशा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर वरीयता दी जाएगी, ये आ गया मिनर्वा मिल्स के मामले में। अब ये बात हो गई मित्रों कि यदि अनुच्छेद 39 क और 39 ग को ध्यान में रखते हुए कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उसके रास्ते में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 नहीं आएगा, इस पर वरीयता दी जाएगी। ये चीज हो गई मित्रों। यहाँ पर यह एक और निर्णय इसमें ये दिया गया कि भाग 3 और भाग 4, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एक और निर्णय दिया गया मिनर्वा मिल्स के मामले में, एक और बड़ा निर्णय दिया गया कि भाग 3, ठीक है, निर्णय दिया गया कि भाग 3 और भाग 4 में सामंजस्य और संतुलन लोकतंत्र के लिए आवश्यक है एवं यह संतुलन और सामंजस्य यह संविधान का मूलभूत ढांचा है, यह संविधान का, इसमें भाग 3 और भाग 4 में सामंजस्य और संतुलन को संविधान का मूलभूत ढांचे की संज्ञा दे दी गई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एसआई के लिए, पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मित्रों। ठीक है, तो आज यहाँ तक का टॉपिक खत्म होता है मित्रों। आज की क्लास, संविधान की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा मित्रों। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं मित्रों। यदि आप हमें बताएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी और हम तत्परता के साथ उस पर काम करेंगे और कैसे वीडियो बनाएंगे। आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, अपने लिए डिसिप्लिन बनाएं, अपने लिए एक मेंटोर तलाश करें, रोज काम करें, अपने पढ़ने के घंटे निर्धारित करें, ये समझ विकसित करें। ऐसे आपकी नौकरी बहुत जल्दी लगेगी मित्रों। इस पर हम एक वीडियो भी बनाने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद।